नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारे निबंध का विषय है CSR यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह जो भागीदारी है, जिम्मेदारी है, ये असल में क्या है और इससे प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। मतलब निबंध वाला शीर्षक आने के अलावा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो CSR ये चर्चा में क्यों था, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये है क्या, पहले तो यही बताना होगा, और उसके बाद इसकी कितनी आवश्यकता है या वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसमें क्या चिंताओं का विषय है, क्या आलोचनाएं हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रारूप बनाना है। तो पहला काम करिए कि प्रारूप बना लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, मतलब इन बिंदुओं के अंतर्गत आपको लिखना है। ये हेडिंग नहीं है, बिंदु है। हेडिंग आपको डालनी भी नहीं है। हेडिंग डाला हुआ निबंध जो है ये बच्चों जैसा लगता है, मतलब लगेगा कि आप जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं और मास्टर साहब ने आपको निबंध लिखने के लिए दिया है, जो कि दीपावली के बाद चेक होने वाला है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया हेडिंग डालकर लिखते हैं और उसमें लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद बीच में तरह तरह की हेडिंग और अंत में उपसंहार, और उनका निबंध जो है वो जज जाता है, बढ़िया नंबर भी मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अभी छोटे स्तर के हैं, उन्हें ढांचे का पता नहीं है, तो वो कहीं बाहर न लिख दें या शब्द सीमा पार न कर जाएं, या कुछ जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपने निबंध में शामिल न करें। इसके लिए निबंध को सही आकार देने हेतु यहाँ पर कहा जाता है कि हेडिंग डालिए। लेकिन अब वो अभ्यास आप कर चुके हैं। बहुत सारे निबंध आपने अपने जीवन में लिखे होंगे, न चाहते हुए लिखे होंगे, परीक्षाओं में तो लिखना ही पड़ता है, और यहाँ भी आप लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ जो निबंध लिखा जाएगा, आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, तो उसमें जो निबंध आप लिखिएगा उसमें पैराग्राफ वाला ही लिखिएगा। बहुत ज़रूरी अगर आपको लगता है तो उसमें आप रेखा चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। निबंध में बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, बहुत रेयर, कहीं जैसे नक्शे की ज़रूरत पड़ रही है, भारत के मानचित्र की आवश्यकता पड़ रही है, कोई लोकेशन आपको दिखानी है, जो कि भौगोलिक विषयों में अक्सर होता है, तो उसको आप दर्शा सकते हैं। उसके लिए आप भारत का पूरा मानचित्र नहीं बनाइएगा, जो हिस्सा है, जैसे मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा है दक्कन वाला, तो नीचे का ही हिस्सा बनाकर उसमें उस स्थान को दर्शा दीजिए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। या आप डायग्राम के द्वारा नहीं दर्शा रहे हैं तो फ्लो चार्ट से कुछ चीज़ें दर्शा सकते हैं। बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, तो बुलेट पॉइंट ये होते हैं, देखिए यहाँ बने हुए हैं इस प्रकार से। चाहे तो आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एरो के अंतर्गत एक कथन को लिख दीजिए, तो इससे भी अच्छा लगेगा। नंबर मत डालिएगा, नंबरिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब नंबरिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता। तो यहाँ किसको क्या अच्छा लगता है ये मुद्दा नहीं है। वहाँ पर परीक्षा हाल में आपका कौन सा निबंध या कौन सी जो लेखनी है वो अच्छी मानी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। असल में आपको अपनी संतुष्टि यहाँ नहीं प्राप्त करनी है, आपको जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसको संतुष्ट करना है। और वहाँ आप खुद नहीं जाइएगा अपने संबंध में तर्क देने के लिए, वहाँ आपकी कॉपी जाएगी, और कॉपी जो बोलेगी, कॉपी से जो भी आवाज़ें निकलेंगी वही परीक्षक सुनेगा और उसी के आधार पर आपको नंबर देगा। तो इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि कॉपी को इस हिसाब से बनाइए कि सामने वाला जो है उसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे कि असल में इसमें लिखा क्या है। आइए देखते हैं। तो इस तरह से आप करिए। और एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग वहाँ होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप परीक्षा अकेले दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा के जितने उम्मीदवार हैं सब अच्छा प्रयास करेंगे, तो उसमें आप कितना अलग कर सकते हैं, ये भी एक मुद्दा है। तो ये आपके कौशल पर निर्भर करता है, और ये कौशल एक दिन में विकसित नहीं होता, ये अभ्यास से होता है। अभ्यास इसके लिए सबसे सर्वोपरि चीज़ होती है। तो अभ्यास के लिए अभी पर्याप्त समय है, लगभग 1 महीने का समय है, बहुत ज़्यादा है। 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, दुनिया को इधर से उधर किया जा सकता है। यकीन मानिए, अपने ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 महीना जो समय बताया गया है वो BEO और जो RO वाली मुख्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। वैसे UP PCS को देखा जाए तो वो जनवरी में प्रस्तावित है, मतलब उसका जो मुख्य इम्तिहान होने वाला है। तो चलिए इन परीक्षाओं को देखते हुए, यहाँ CSR जो है ये आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का भी हिस्सा बन सकता है। जो जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आ सकता है, और नहीं आएगा तो निबंध में आ सकता है। मतलब अनिवार्य रूप से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ज्वलंत मुद्दा है। तो इसमें प्रारूप में आप पहले तो ये लिखिए कि CSR क्या है, उसके साथ साथ ये चर्चा में क्यों था ये बताना पड़ेगा, तो इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद CSR से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं उनको आप लिखिए। आलोचनाएं और चिंताएं इस क्षेत्र में क्या है, मतलब ये क्षेत्र तो अच्छा है, भलाई के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें चिंता का विषय क्या है, इसका दुरुपयोग होने का खतरा होगा तभी चिंता है, तो वो चिंता क्या है वो आप लिखिए। और अंत में जब उपसंहार करिए तो वहाँ कुछ समाधान दे दीजिए कि इस चिंता का क्या समाधान हो सकता है या क्या रास्ता निकाला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें शुरू कैसे करेंगे, पहले गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी की जो कल्पना थी, उसमें CSR का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, पृष्ठभूमि दिखाई देती है। गांधी जी की कल्पना का ही ये साकार स्वरूप है, ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। गांधी जी ने परिकल्पना की थी कि उद्योगपति और धनवान लोग
ये अपने धन का ट्रस्टी, मतलब अपने आप को क्या करें, अपने धन का ट्रस्टी बना लें, या सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए खुद को अपने जमा पूंजी का चौकीदार समझ लें, मालिक न समझें। अपने देश में ये असमानता बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, धन का पूरा बिछौना और ढेर है, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक एक सिक्कों और एक एक नोट के लिए मोहताज हैं, 2 जून की उन्हें रोटी नहीं मिलती। तो ऐसी स्थितियां जो है ये असमानता का बहुत बड़ा एक उदाहरण है, और इतनी असमानता रहेगी तो असंतोष पैदा होगा, और असंतोष किसी भी देश की अस्मिता के लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो CSR वाला मुद्दा है ये कुछ सहयोग कर सकता है। तो यहाँ गांधी जी ने इसको कहा, और कहा कि ये अपने धन का चौकीदार खुद को माने, स्वामी न समझे। और CSR का प्रतिशत बढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के विकास में ये समग्र रूप से योगदान दे सकता है। ये आप लिखिए। और इसके लिए इनकम टैक्स का प्रावधान जो है उसका पुनर्मूल्यांकन करके, मतलब फिर से उसका जो इवैल्यूएशन है उसको करने की आवश्यकता है, और उसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। इतना आप लिखिए, ताकि मतलब ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा, ताकि अगर कोई उद्योगपति अपनी स्वेच्छा से अपने धन को जनहित के कार्य में लगा रहा है तो उसको मानसिक संतोष प्राप्त हो। मानसिक संतोष कैसा, कि उसका जो धन है वो 100% समाज को सहयोग कर रहा है। मतलब सरकारी योजनाएं जो हैं उसमें, या सरकारी जो तंत्र है उसकी अगर बात की जाए तो बहुत सारा हिस्सा कर देने में चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि मतलब अगर जो कर का ढांचा है उसको एक बार फिर से व्यवस्थित किया जाए तो जितना भी धन ये दान में दे रहे हैं उतना सब जनहित के कार्य में लग सकता है। हालांकि जो कराधान होता है उसका भी उद्देश्य देश का विकास करना ही होता है। जो टैक्स लोग देते हैं उसका उद्देश्य जो है वो देश का विकास करना होता है, और इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि CSR को ट्रस्टीशिप के आधार पर चलाना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं या सरकारी तंत्र है उनमें भ्रष्टाचार एक आम समस्या है, करप्शन सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी के चलते देश के विकास का जितना पैसा लॉन्च होता है या आवंटन होता है उतना विकास योजनाओं में लग नहीं पाता या जनता को लाभ नहीं दे पाता। तो इसलिए यहाँ पर ट्रस्टीशिप की आवश्यकता है, हालांकि वह भी कितनी ईमानदार होगी इसमें संदेह है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि लोकसभा के द्वारा जो कंपनी संशोधन विधेयक 2019 था, जब उसको पारित किया गया तो ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया, और इसके हिसाब से यदि कोई कंपनी अपने द्वारा निर्धारित कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड राशि एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करती है, मतलब यहाँ पर अगर एक तय समय सीमा में जितनी धनराशि इसके लिए निश्चित है उसको ये खर्च नहीं कर देती, तो वह सरकार के खाते में चली जाएगी, मतलब सरकार उसका उपयोग कर लेगी, उसको ले लेगी। जैसे कि क्लीन गंगा फंड है या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इस प्रकार के जो कल्याणकारी फंड हैं उसमें चली जाएगी। यानी उसका जो पर्पज है अभी भी वही है, लेकिन अब खर्च करने का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार का हो जाता है। ये बात है। और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के बाद अप्रैल 2014 का जो समय था, मतलब ये पीछे की बात की जा रही है, उसमें भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला, यहाँ पर भारत के बारे में कहा जा रहा है, दुनिया का प्रथम राष्ट्र बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दुनिया में इस मामले में हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये क्रियान्वित हो सके तभी। तो इस मामले में हम पहले हैं, और CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन धारा 135 में रखा गया है। ये कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो जोड़ी जाती है ना, ताकि आप अपनी बात को प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। और CSR उन कंपनियों पर लागू होता है। अब देखिए किन कंपनियों पर ये लागू होता है। ये अनिवार्य है, तो इसका मतलब ये है कि सब इसके भागी बनेंगे। तो इसमें वो उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका शुद्ध लाभ की सीमा, अब यहाँ पर कई मानक हैं, सबका मतलब एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जो इनका निवल मूल्य है, पहले शुरू से देखते हैं। निवल मूल्य जो है वो 500 रुपये से, यहाँ पर ये जो रुपया लिखा हुआ है इसको पहले तो हटा दीजिए। ये रुपया शब्द जो है यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ जो आंकड़ा है सिर्फ उतना ही लिखिए, 500 से ज़्यादा हो। और जो कारोबार वाला हिस्सा है अगर उसके हिसाब से देखें तो 1000 से ज़्यादा हो। और अगर शुद्ध लाभ की सीमा देखें तो आप इसी को लिखिएगा, इतना ज़्यादा इसमें पेज डालने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध लाभ की जो सीमा है कंपनी की वो 500 करोड़ रुपए से, माफ़ कीजिएगा, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो CSR की भागी बन जाएंगी। यानी यह जो कॉन्सेप्ट है ये उनके ऊपर लागू होगा, और जो अनिवार्य वाली स्थितियां हैं उसके चलते उन्हें देना पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए CSR के तहत आने वाली, यहाँ थोड़ा आंकड़ों में खराबी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये पूरी पंक्ति जो है इसी में गड़बड़ी है फिलहाल। इसके बाद देख लीजिए CSR के तहत आने वाली कंपनियां पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत 2%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2% विधिक कल्याणकारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उन पर खर्च करेंगी। ये प्रावधान किया गया है। और गरीबी और भूख का उन्मूलन करना ये उद्देश्य है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ये उद्देश्य है। इसके अलावा लिंग समानता और नारी सशक्तिकरण की दिशा में योगदान देना ये इनका कर्तव्य बनता है। पर्यावरण का संरक्षण ये तो सबसे अहम पहलू है,
उसके अलावा शिशु मृत्यु दर और मातृ जो मृत्यु दर है उसमें सुधार करना, ये एक यहाँ पे अहम मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए केंद्र या राज्य सरकार के राहत कोष में योगदान देना, ये इनका कर्तव्य बनता है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि भारत की कंपनियों के द्वारा समाज के निचले तबके के कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, समाज के निचले तबके को बढ़ावा देंगी, उनका कल्याण करने के लिए काम करेंगी उनकी दिशा में। और कंपनी और सरकार दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कंपनियां कोई घाटा झेलती हैं। अभी तक आपको ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कंपनियां अपना पैसा दे रही हैं, क्यों दें, उनकी मेहनत की कमाई है और बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन बदले में बहुत कुछ मिलता है। सबसे ज़्यादा तो लोकप्रियता मिलती है, और लोकप्रियता जो है वो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जितना ज़्यादा आप मार्केट में सहानुभूति बटोरेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ के भागी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर सरकार भी फायदा लेती है और कंपनियाँ भी फायदा लेती हैं। और CSR के रूप में लोक कल्याण पर जो खर्च होता है, मतलब कंपनियां इसमें पैसा लगा रही हैं, तो सरकार को अपनी ओर से पैसा आवंटित नहीं करना पड़ेगा। मतलब कुछ मात्रा में तो ये आर्थिक सहयोग दे रही हैं, तो इस मामले में सरकार का फायदा है। और कंपनियों को क्या फायदा होता है, तो कंपनियां जो है वो जनता में इसका प्रचार करती हैं कि हमने CSR में बहुत दान दे दिया है या राहत कार्य में हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके चलते जनता में उनकी बहुत अच्छी छवि बन जाती है। जो आम भोली भाली जनता है वो सोचती है कि अरे तो पुण्य का काम कर रहे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, इनको हम लोग अच्छा मानेंगे और इनका जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मार्केटिंग का तरीका बन गया है, ये बात है। और यही चीज़ इस पर लागू होती है। मुहावरा आप लगा दीजिएगा कि आम के आम है और गुठलियों के दाम है, यानी कुछ भी इनका लगना नहीं है। जितना ये लगा रहे हैं वो एक रत्ती भर भी नहीं है। बहुत बड़ा मुनाफा तो इन्हीं के पास है, और उसके बदले में ये कितना उससे कमा ले रहे हैं। ये बिजनेसमैन का जो माइंड होता है वो यहाँ काम करता है। इसके बाद देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के फैलते कारोबार का ही नतीजा CSR के रूप में सामने आया। यानी ये अपने कारोबार को बढ़ाने का इसे हथकंडा बना लिए और इसीलिए खुशी खुशी दान करते हैं। देखने में लगता है कि ये कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। इसके बाद देख लीजिए, वह इसे परमार्थ के तौर पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल व्यावसायिक तरीके के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने निबंध लिखा है तो उसमें CSR की सिर्फ और सिर्फ तारीफ की है। देखिए यहाँ दृष्टिकोण जो है उसको आलोचनात्मक रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बुराई ही करिए और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तारीफ करिए। संतुलन के साथ चलिए, दोनों ही चीज़ें करिए। तारीफ थोड़ी सी ज़्यादा करिए और बुराई थोड़ी सी कम करिए। यानी 60 और 40 वाला जो % का आंकड़ा है 100 में उतना होना चाहिए। और उसी के आधार पर अगर आप निबंध या कोई भी लेख या कोई भी उत्तर लिखते हैं तो उसमें संतुलन बना रहेगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। यहाँ आपको चाटुकारिता नहीं करनी है और न ही किसी के विरुद्ध जाना है। देखिए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल व्यवहारिक तरीके के लिए, व्यावसायिक तरीके के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि CSR में जो R है, R का मतलब क्या, यहाँ पर आप लिखते हैं ना, तो R मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही इसका नाम है। तो जो R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गंभीरता से लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो कारपोरेट और सोशल है उसी पर लोग ध्यान देते हैं, R को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और जहाँ जिम्मेदारियों का अभाव होता है, उत्तरदायित्वों का अभाव होता है, वहाँ पर समस्याएं आती हैं। वहाँ कल्याण नहीं होता, सिर्फ फायदा कमाया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है, और जिनसे कमाया जाता है उनका दोहन होता है। तो जनता ऐसे भी इनकी शिकार ही बन रही है। इनके जो चमकीले विज्ञापन हैं, इनकी जो नीतियां हैं, इनका शिकार बन रही है। और इस जिम्मेदारी के वहन के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना जरूरी है। जज्बा आदर्श मिसाल कायम करने के लिए होना चाहिए, न कि तात्कालिक लाभ उठाने के लिए। अर्थात स्पष्ट है कि जब तक CSR को वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये कारगर और प्रभावशाली नहीं होगा। ये बात है, मतलब सबका कल्याण हो, पूरी वसुधा जो है वो एक कुटुंब के समान हो और कुटुंब में सभी के साथ बराबरी का बर्ताव होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर लाने की आवश्यकता है। ये भारतीय संस्कृति का जो ध्येय वाक्य है उससे हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता है CSR को। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर केंद्र सरकार के जो प्रयास है, 2015 में कंपनियों के द्वारा परमार्थ नापने का जो फैसला यहाँ पे किया जाता है, मतलब नापने का मतलब क्या है, मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने किया। और अनिल बैजल पैनल यहाँ गठित होता है। और इस पैनल का गठन, अब जो अनिल बैजल पैनल का गठन होता है उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए काम किया जाता है। जैसे कि CSR पर कंपनियों द्वारा खर्च किए गए जो धन है उसका मूल्यांकन करना, मतलब CSR पर कंपनियां कितना ज़्यादा खर्चा करें, कितना निवेश कर रही हैं, उसको यहाँ नापना जरूरी था, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए। उसके अलावा कंपनी की गतिविधियों और उनके इस क्षेत्र में खर्चों के मद की जो जानकारी है उसको सरकार तक पहुँचाना, मतलब सरकार के हाथ में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कंपनियाँ कितना निवेश कर रही है, मनमाना नहीं है। इसको सरकारी तंत्र से, केंद्र से जोड़ कर रखना, ये इसका उद्देश्य था। और पैनल की कुछ अनुशंसा थी। जब इस प्रकार के पैनल गठित होते हैं तो वो कुछ सिफारिश करते हैं। तो सिफारिश क्या थी
कि कंपनियों द्वारा निगमित जो सामाजिक दायित्व है उस पर खर्च जो किया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक बाहरी समिति का गठन हो जो कि सरकार की भूमिका से अलग हो, मतलब वो सरकारी तंत्र का हिस्सा ना हो, बाहर से जो विशेषज्ञ वगैरह हैं वो इसमें शामिल हो ताकि एक निष्पक्ष जो जांच है वो हो सके। इसके बाद कठोर दंड का प्रावधान न किया जाए, मतलब ये दंड विधान वाली चीज़ नहीं है, ये अपनी मर्जी की बात है। तो यहाँ स्वैच्छिक इसकी जो स्थितियाँ हैं उन्हीं को रखा जाए। कठोर दंड विधान करने पर फिर वहाँ असंतोष पनप सकता है। इसके बाद उच्च शिक्षा में इन कारपोरेटों की भागीदारी की समीक्षा के लिए नारायण मूर्ति समिति का गठन भी हुआ था। तो जो पीछे इसके संबंध में गठित हुई समितियां हैं या नई गठित हुई समितियां हैं उनका उल्लेख अवश्य कर दीजिएगा। ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि इनमें समसामयिक जो चीज़ें होती हैं उनको शामिल करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये निर्जीव हो जाएंगे। इन्हें जीवित करने की आवश्यकता होती है, तो जीवित करने के लिए आपको जो करंट अफेयर है उससे इसको लिंक करना होगा। फिलहाल ये जो नारायण मूर्ति समिति थी इसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कई कारपोरेट समूह जो है वो राजनीति और प्रशासन में, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समापन कर रहे हैं तो कुछ जो इसके पीछे की स्थिति है, मतलब वास्तविकता है, उसके बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा कि कई जो कारपोरेट समूह हैं वो राजनीति और प्रशासन में गहरी घुसपैठ रखते हैं और इसे कहा जाता है गुटबंदी। यहाँ पर दल बनाकर काम करते हैं और इसी क्रिया ने राजनीतिक जो कारोबार है उसमें अपनी पकड़ मजबूत कराई है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, राजनीति में कारोबार की घुसपैठ हो रही है और इसी के चलते यहाँ पर जो पकड़ मजबूत करने वाला काम है वो ये लोग कर रहे हैं, मतलब अपना फायदा कमा रहे हैं। यहाँ नेताओं को भी फायदा हो रहा है और जो कंपनी वाले हैं उनको भी फायदा हो रहा है और जो बीच में प्रशासनिक अमला है वो भी फायदे में है। यहाँ उसकी बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देख लीजिए 90 के दशक के बाद सरकारों ने स्वास्थ्य और शिक्षा और इसके अलावा सार्वजनिक सेवाएं जो लोक कल्याण की चीज़ें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, इन सेवाओं से हाथ खींचना शुरू कर दिया। वर्तमान में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो आप कहिएगा कि इन चीज़ों से हाथ कैसे खींचा जा रहा है। लेकिन पहले जितनी बड़े पैमाने पर समर्पित भागीदारी होती थी वैसी अब नहीं है। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी हो। और अब जंग जो है वो कंपनियों और आम आदमी के बीच में पहुंच गई है। मतलब कंपनियों का अपना उत्तरदायित्व है, आम आदमी इससे लाभार्थी है। तो यहाँ पर जो खींचतान है वो किसके बीच में होगी, कंपनियों के बीच में और मतलब कारोबारियों के बीच में और आम जनता के बीच में होगी। और इसमें जीतेगा कौन, इसमें जीतेंगे कारोबारी, क्योंकि उनके पास हथकंडे हैं और आम जनता जो भोली भाली यहाँ की पब्लिक है वो इसके बारे में ज़्यादा दाव पेश नहीं जानती है। वो सोचेगी कि ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बड़े एहसानमंद हम इन लोगों के हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। इसके बाद यह सत्य है कि CSR का उद्देश्य बुरा नहीं है। देखिए यहाँ इतनी बुराई की है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई बुरी चीज़ नहीं है, CSR का उद्देश्य बुरा नहीं है। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि कंपनियाँ और सरकारें दायित्वों के साथ छेड़छाड़ न करें। जो परमार्थ और जन कल्याण वाला इसके पीछे पर्पज़ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, मतलब उसमें कोई संशोधन ना हो, वो जो मूल भाव है उसको बनाकर रखा जाए। परमार्थ और लोकहित के लिए जिस निस्वार्थ भाव की जरूरत होती है उसे यदि कारपोरेट जगत ने आधा भी आत्मसात किया तो परिणाम जो है वो निश्चय ही सकारात्मक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन करें तब ना। लेकिन यहाँ आपको नकारात्मकता के साथ अंत नहीं करना है, तो इसलिए जो 3 लाइन है उसमें जरा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लिखिएगा, बता दीजिएगा कि CSR कतई बुरा नहीं है, लेकिन इसकी दिशा में सही से काम करने की आवश्यकता है। और इसके पीछे की जो मूल भावना थी, जो भावना गांधी जी ने अपनी कल्पना में की थी या देखी थी, उसको साकार करने की, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप उपसंहार कर सकते हैं। इसमें जोड़ने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। शब्द सीमा के अंदर रहकर ही आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ CSR के बारे में यही कहा जा सकता है, मतलब इसमें जितना भी आपने देखा कि यह जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह है तो उत्तरदायित्व, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप कंपनियों ने अपने ढंग से बना लिया है। मतलब अपने फायदे के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें पिसने वाली आम जनता है। ना तो इसमें सरकार का कोई नुकसान है और न कंपनियों का कोई नुकसान है, बल्कि दोनों फायदे में है। तो ये स्थितियाँ इसमें चिंताजनक हैं और इसीलिए यहाँ हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये निबंध है, इसमें जितना हो सके समसामयिक मुद्दों को शामिल करिएगा, ये और अच्छा बनेगा। तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।